सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आज हम आगे बढ़ते हैं और उसमें एक कंसेप्ट छूट गया है जिसका नाम है एजम्पशंस ऑफ ईओक्यू. So let us understand about the assumptions of economic order quantity. This question is important for 3 to 5 marks in your theory. बराबर है. तो let us start. What is the assumption of EOQ? अब EOQ की assumption है ना, मैंने लिखी है. आपको ये पैम्पलेट मिलेगा. ये पैम्पलेट के अंदर EOQ की assumptions भी मिलेगी. तो देखिएगा सब लोग. Yes. These are the assumptions of economic order quantity. क्या है देखिएगा वन बाय वन. पहली assumption क्या है कि ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है एंड दूसरा assumption कैरिंग कॉस्ट है, वो दोनों नोन एंड कांस्टेंट है. मींस हमको पहले से मालूम है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, हमको पहले से मालूम है कि कैरिंग कॉस्ट कितनी है, और वो पूरे साल तक कैसी रहने वाली है, सेम रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है. क्योंकि आप मेरे को बताओ ए जो है, ए दैट इज एनुअल कंजम्पशन, तो वहां तो आपने पहले से ही एनुअल एजम्पशन किया हुआ है, तो वो भी एक एजम्पशन है. देखो ए एंटिसिपेटेड यूसेज. यूसेज का मीनिंग क्या होता है, कंजम्पशन. बराबर. इट इज यूनिफॉर्म एंड नोन. बराबर. यूनिफॉर्म का मीनिंग है पूरे साल में सेम लेवल का कंजम्पशन. मींस मैं उदाहरण देता हूं कि सपोज मंथली 1000 होता है, तो पूरे साल के ऑल 12 मंथ में मंथली 1000 ऐसा करके एनुअली 12,000. आर यू गेटिंग? इसको हम यूनिफॉर्म बोलेंगे. तो यूनिफॉर्म कंजम्पशन होगा, हर महीने सेम टाइप का कंजम्पशन होगा, और वो भी कैसा, पहले से नोन होगा, हमको मालूम होगा. तो देखो ईओक्यू की फॉर्मूला में जितने भी फैक्टर्स दिए हैं अंडर रूट ऑफ 2AOC, उसमें क्या क्या आता है, ए का मीनिंग है एनुअल यूसेज. तो देखो ये चीज है इधर बताई गई कि ये कांस्टेंट है और हमको मालूम है. दूसरा क्या आता है, ओ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो वो भी बताया गया है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नोन एंड इट इज कांस्टेंट. तीसरा बताया गया है कैरिंग कॉस्ट, अंडर रूट ऑफ 2AOC, तो सी मीन्स कैरिंग कॉस्ट. तो वो कैरिंग कॉस्ट भी कैसी है, हमको मालूम है पहले से, और वो कांस्टेंट रहेगी. बराबर है. अब मेरे को बताओ कैरिंग कॉस्ट बनती कैसे है. आपको मालूम है, मैंने बताया था कि परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट के परसेंटेज. परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट के परसेंटेज. अब ये परसेंटेज भी कांस्टेंट रहेंगे, ये प्राइस भी कांस्टेंट रहेगी, और ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो अमाउंट आएगा ना, वो भी कांस्टेंट रहेगा. तो यहां हमने क्या किया कि भाई वो कैरिंग कॉस्ट की अमाउंट कांस्टेंट है. दैट इज सपोज ये 100 रुपया परचेज प्राइस है और 5% कैरिंग कॉस्ट है, तो 5 रुपया. तो यहां हमने एज्यूम किया कि ये 5 कांस्टेंट है. बट ये 5 को कांस्टेंट करने के लिए आई नीड टू हैव अ प्राइस जो 100 है, वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए. तो यहाँ देखो ये वाला एजम्पशन दिया है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल दैट इज परचेज प्राइस, इट इज ऑल्सो नोन एंड इट इज ऑल्सो कांस्टेंट. आर यू गेटिंग? लॉजिकल है. और मैं तो बता रहा हूं इससे आगे वैसे तो 4 एजम्पशन हो गई, इधर आप भले 3 बोलो बट 4 एजम्पशन है. 4 कैसे, देखो पहले तो ए इज नोन एंड कांस्टेंट, फिर ओ इज नोन एंड कांस्टेंट, फिर सी इज नोन एंड कांस्टेंट, फिर ये जो प्राइस है, प्राइस कॉस्ट पर यूनिट, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस, वो भी इज नोन एंड कांस्टेंट. लास्ट में मैं बताऊं कि ये जो परसेंटेज है ना, वो भी नोन एंड कांस्टेंट होना चाहिए. मींस जिसके वहां हम स्टोर करेंगे, वो जो चार्जेस लेगा ना, वो जो परसेंटेज फॉर्म में, वो भी हमको पहले से बता देगा कि पूरे साल के लिए हम आपसे इतने चार्जेस लेंगे, और वो भी कांस्टेंट रहेगा. आर यू गेटिंग? तो आइडियली ये 4, भले 3 लिखी है, बट इसमें से मैं 5 एजम्पशन बना सकता हूँ. और अगर 5 मार्क में पूछे तो 5 लिख दो, 4 मार्क में पूछे तो 4 लिख दो, 3 मार्क में पूछे तो ये कंबाइन करके 3 में लिख दो. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जितना भी पूछे ये सभी चीजें आ जानी चाहिए. बराबर है. तो ये है हमारा assumptions of EOQ. बच्चों एक मिनट. अब assumption के बाद एक और मुद्दा भी मैंने ये बनाया है, ये वाला. अब ये वाला मुद्दा ये एक टेबल फॉर्म में है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड इन ईच ऑर्डर. अगर नंबर ऑफ यूनिट सपोज नॉर्मली EOQ बता रहा है 1000, बट 1000 की जगह सपोज मैं 1200 यूनिट बना ऑर्डर करूं हर बार, या फिर 1000 से कम करके सपोज 800 यूनिट ऑर्डर करूं हर बार, तो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट होगी एंड कैरिंग कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट होगी, इसका मैंने चार्ट बनाया है. बट ये कब कराऊंगा, 1-2 सम में करा दूंगा, उसके बाद में ये चीज आपको समझाने जा रहा हूं.
ठीक है, तो चलो अब कल हमने ये पहला सम किया था बच्चों, दिस सम इज कंप्लीटेड यस्टरडे, बराबर है। आज मैं आगे सेकंड नंबर के सम में जा रहा हूं, बराबर। तो ये सेकंड नंबर का सम अब है ना, कल तक मैं बच्चों कंसेप्ट पे फोकस कर रहा था, मैंने आपको प्रेजेंटेशन कुछ दिखाया ही नहीं, आपको एक दो फोटो शायद भेजे, वो भी ऐसे ही भेजे कि जो मैंने काम किया था ना एकदम हैफेजार्ड फॉर्म में, उसी का फोटो भेजा, तो एटलीस्ट जिन्होंने कल का सेशन पढ़ा वो देख पाएगा और समझ पाएगा। अब आज से मेरा फोकस रहेगा प्रेजेंटेशन, कि अगर आपको ये सम आता है तो आपको लिखना कैसे। सर अब तो ऑनलाइन है, लिखना जरूरी है, तो मैंने बताया था पेपर स्टाइल। पेपर स्टाइल में 12-12 मार्क के 4 क्वेश्चन लिखने हैं सेगमेंट सी में, उसके अंदर सप्लीमेंट्री यूज करनी है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप 100% प्रेजेंटेशन पे फोकस करें, बट शायद भविष्य में फिजिकल चालू हो जाए वापस, तो प्रेजेंटेशन ज्यादा मैटर कर लेगा। सो अभी सीख लो। मैं भी क्या करूंगा, 2 से 3-4 सम ऐसे होंगे जो एकदम परफेक्ट प्रेजेंटेशन वाइज होंगे, एग्जैक्टली ऐसा प्रेजेंटेशन आपको घर पे जब मैं होमवर्क दूं तब फॉलो करना है। बट लेटर ऑन जब मैं क्लास में कराऊं, 4-5 सम के बाद मैं बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करूंगा, बराबर है। तो सभी चीजें हमको सीखनी है, बराबर। तो चलो अब मैं शुरू करता हूँ ये सेकंड नंबर का सम, इसमें मेरा फोकस रहेगा प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा मैं बताता हूँ। पहले तो ये सम को उठा लेता हूँ इधर से, क्योंकि ये तो आपका पैम्पलेट है। बड़ा इजी सिस्टम है, अभी तो कहीं से भी कुछ भी उठाओ एंड आप लिखो इधर, देखो आ गया इधर, ठीक है। अब यहां मैं प्रेजेंटेशन पे जाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये सब छोटा सा सम है, क्या लिखा है, द एवरेज एनुअल कंजम्पशन इज 18,250 यूनिट्स। अब इतना पढ़ के क्या मालूम पड़ता है, पहले तो मेरे को ये एनुअल दिख रहा है, बाजू में कंजम्पशन दिख रहा है, और यहाँ यूनिट्स दिख रहा है, तो सीधा सीधा ये ए ही है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से ए का मीनिंग ये होता है। क्लियर हो ऑनलाइन वालों, ऑल क्लियर? यस सर। देखो फिजिकल वालों को है ना, Yes, sir. आंखें दिखती है सभी, एंड आई हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ आई रीडिंग ना, साइकोलॉजी का भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। आप में से कोई मेरे से झूठ बोलेगा ना तो मालूम पड़ जाएगा, ये एकदम पक्का है, एकदम पक्का है, ट्राई करना कभी, है ना, क्योंकि झूठ बोलने वालों को डेकोरेशन करना पड़ता है, उसके बॉडी लैंग्वेज अलग होते हैं, तो टीचर है ना सीख लेता है इतने में। तो मेरे को आपको देख के, इधर फिजिकल वालों को तो देख के ही मालूम पड़ जाता है कि ये समझ में आया कि नहीं आया। मैं 2-3 बार ज्यादा बोलूँ ना, समझ लेना कि आप 25-50-100 लोग जो भी सामने बैठे हैं ना, उनमें से कुछ लोगों को अभी थोड़ा तकलीफ है, उसके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप ऐसा मत मानना सर आप बार बार क्यों बोल रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि 50-60 लोग एक सामने बैठे हो, तो 2-4 लोगों का उस टाइम पे ध्यान नहीं होता जब मैंने मेन पॉइंट को टच किया हो, फिर वापस से वही पॉइंट पे कोई मुद्दा आ जाए तो मेरे को वापस से रिपीट करना पड़ता है, बराबर है। तो चलो ये हमने समझ लिया। अब ये आगे क्या लिखा है, एट ए प्राइस ऑफ 36.5 यूनिट पर यूनिट। ये 36.5 क्या है सर, परचेज प्राइस है, ये क्या है, परचेज प्राइस, क्लियर है, 36.5। फिर तीसरा स्टोरेज कॉस्ट क्या है, स्टोरेज कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और उसके परसेंटेज दिए। अब ये देखो, द स्टोरेज कॉस्ट इज 20% ऑन एन एवरेज इन्वेंटरी, तो उसका मीनिंग क्या करेंगे कि आपकी ये जो परचेज प्राइस थी ना 36.5, उसका 20% कर दो, 7 कितना 7.3, तो 7.3 इज CCPUPA, दैट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, क्लियर है। आगे बढ़ता हूं, एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, आगे लिखा है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, 50 रुपया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओ। अब क्वेश्चन है हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज एट ए टाइम, एट ए टाइम हमको कितनी क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए, मीन्स क्या, हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होना चाहिए। सर इधर तो कहाँ लिखा है इकोनॉमिक, बट आप सोचो आप बिजनेसमैन हो तो आप कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करोगे जिससे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो, वही क्वांटिटी ऑर्डर करोगे, है ना। तो ना भी लिखा हो तो भी हमारे कॉस्टिंग के स्टूडेंट का एंगल क्या निकलेगा कि भाई कॉस्ट कैसे कम करें, और कॉस्ट कम कहाँ आती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो लोग पूछे तो ठीक है, बाकी तो हम तो समझ लेंगे कि उन्होंने ये क्यों ही पूछा है।
अब चलो ईओक्यू की क्या फॉर्मूला है बच्चों, तो मैं सीधी सीधी फॉर्मूला लिखूंगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बट अभी प्रेजेंटेशन का सम है ना, तो देखो जरा इकोनॉमिक पूरा लिखता हूं, ऑर्डर क्वांटिटी, अब ये क्वांटिटी को भी पूरा लिखना पड़ेगा। मैं बहुत एब्रिविएशन यूज करता हूं, बट यहाँ ऐसा लिखना है, नो डाउट आप वहां मत लिखना है ना, सप्लीमेंट्री में ईओक्यू लिख दोगे तो चलेगा, वहां इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट ये तो एक जब ऑप्टिमम प्रेजेंटेशन की बात होती है तो ऐसा आएगा। फिर ऐसा अंडर रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाई सी। अब है ना कुछ लोग डेंजर लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना 2AO, फिर यहाँ लिखते हैं सी, मीन्स ये इतनी चीज का अंडर रूट और डिवाइडेड बाई सी, ऐसा इंटरप्रिटेशन निकल सकता है, तो आप समझ लो ये गलत इंटरप्रिटेशन, ऐसा नहीं करना है। आर यू गेटिंग? तो लिखते समय ध्यान रखना, बराबर है। चलो अब क्या लिखना है सर, अब जितने भी वर्ड इधर यूज हुए हैं वो लिखना है। ए का मीनिंग क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल ही लिखता हूँ, RM कितना है भाई, 18,250, यहाँ बाजू में यूनिट्स, केजीज हो सकता है, यूनिट हो सकता है, जो भी दिया। फिर ओ आता है, ओ का मीनिंग क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वो कितना है बच्चों, तो क्लियरली दे दिया है ये 50 रुपया, ₹50 पर ऑर्डर दिया है ना, हमने लिखा है, देखो ये रहा, ये ए लिख दिया, ये ओ लिख दिया। अब तीसरा है सी का मीनिंग क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो ये क्या लिखेंगे, तो ₹36.5 मल्टीप्लाइड बाई 20% करके इधर 7.3 बताना है, ठीक है। देखो मैंने ये जो लिखा है ना क्वेश्चन के अंदर, जहां ए लिख दिया, ये 36.5 के ऊपर परचेज प्राइस लिख दिया, ये 20% के ऊपर सी लगा के ये कैलकुलेशन किया, वो तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि आपका सपोज कंप्यूटर पे पेपर है तो वहां क्या लिखोगे, ये तो घर पे एग्जाम्पल करोगे तो पैम्पलेट होगा वहां लिख पाओगे, बट एग्जाम में तो कैसा लिखोगे, तो वहां तो आपको सप्लीमेंट्री में ही लिखना है, तो दैट इज वाई ये सभी वर्किंग्स आपको वहां करने हैं। आइडियली प्रेजेंटेशन में होता है, एटलीस्ट बीकॉम के एंगल से भी समझ लो, बीकॉम में ये पक्का आने वाला है 3rd सेमेस्टर के अंदर ना, 2nd ईयर बीकॉम में 3rd सेमेस्टर में ये पक्का आने वाला है। चलो अब क्या करेंगे, अब यहाँ फिगर्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 18,250 मल्टीप्लाइड बाय 50 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 7.3, क्या आएगा बेटा, अंडर रूट करके बताओ, 500, तो ये 500 यूनिट्स आया, ये मेरा क्या आ गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गया। क्लियर है, एकदम सिंपल प्लेन सम है, कुछ नहीं है उसके अंदर, एकदम प्लेन सम, बराबर। बट प्रेजेंटेशन कैसे करना है समझ में आ रहा है, ओके। ये प्रेजेंटेशन आप हमेशा रेडी रखिएगा, ऐसा 2 चीज अलग अलग, एक तरफ आप फॉर्मूला लिखोगे, उसके नीचे कैलकुलेशन आएगा, और फॉर्मूला के राइट साइड पे उसके जो पैरामीटर्स है उसके बारे में लिखोगे, वहां भी जहां वर्किंग है वो लिखना, बराबर। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन स्टाइल, एवरीवन क्लियर विद दिस, ओके। अब है ना बच्चों एक चीज बता देता हूं, मैं जो भी चीज लिखूंगा उसको आपको कैसे लिखना है, तो आपको लिखना नहीं है इधर लेटर ऑन, मैं जो क्लास वर्क करूँ ना वो नहीं लिखना है, वो आपको घर पे जाके लिखना है। तो कैसे करोगे, फोटो खींचना पड़ेगा, अगर आप घर पे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इधर बैठे हो तो फोटो खींच लो। तो क्या मैं अगर मैं लिखूं, मेरे को 50 सम कराने, तो मैं अगर सपोज 1 बाय 1 सब कराऊंगा ना, तो ये चैप्टर महीने खींच लूंगा, बट अगर मेरे को 50 सम शॉर्टली कराने हैं तो क्या करना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आपको और मेरे को दोनों को काम करना पड़ेगा। कैसे, ऐसा शांति से समझने, आप शांति से मूवी देख रहे हो ऐसा समझो, 3-3 घंटे की मूवी है, मूवी में कुछ नोट पेन लेके बैठते हो लिखने के लिए नहीं, समझते हो ना, शो एंजॉय करते हो, बस शो एंजॉय करो।
हाँ, कुछ चीजें प्रेजेंटेशन के लिए लिखना जरूरी है, फोटो खींच लो, घर पे जाके अपनी नोट परफेक्ट बनाओ और उसमें सब कुछ लिखो। आर यू गेटिंग? तो यहाँ लिखने की जल्दबाजी मत करना। मैं आपको समय दूंगा फोटो खींचने का, ऑनलाइन वालों को क्या स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, बोल दूंगा कि भाई ले लो फिर आगे, ठीक है। हाँ, यहाँ जब मैं आपको लिखने को दूं, चलो ये सब आपको करना है, तो वहां आपको नोटबुक में करना है। क्लियर है? मेरी सिस्टम समझ में आई? और मेरी सिस्टम और दूसरे टीचर्स की सिस्टम अलग हो सकती है ना, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल, हर एक का सिस्टम अलग होता है। तो मेरी सिस्टम ऐसी है जिससे मैं आपको ज्यादा एग्जाम्पल करा पाऊंगा, दैट इज माई टारगेट। बराबर? चलो आगे बढ़ू। तो ये सेकेंड सम हमारा हो गया भाई। अब मैं आता हूं थर्ड सम पे। तो थर्ड सम ये रहा, देखो। चलो अब ये थर्ड सम के अंदर पढ़ता हूं मैं। अनिल company buys its annual requirement of 36,000 units in 6 installments. अब ये सेंटेंस को आप शांति से पढ़ो, क्या मीनिंग निकलता है कि अनिल एंड कंपनी करके कोई एक कंपनी है या फर्म है जो क्या करती है, बाय करती है क्या, एनुअल रिक्वायरमेंट को। एनुअल रिक्वायरमेंट देख के मेरे को ए याद आता है, ए। ओके, सो यहाँ एनुअल रिक्वायरमेंट मींस ए, 36,000 यूनिट है। बट वो कैसे बाय करता है, 6 इंस्टॉलमेंट में। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 36,000 यूनिट वो 6 बार बाय करेगा, या फिर 36,000 यूनिट को 6 से डिवाइड कर दो, 6,000 6 बार बाय करेगा, ऐसा करके। अब ये दोनों में से कौन सा सही इंटरप्रिटेशन है, तो शांति से पढ़ो। यहाँ आपका इंग्लिश इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश रीडिंग काम लगेगा कि भाई अनिल कंपनी बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट। पहले इतना तक पढ़ो, तो एनुअल रिक्वायरमेंट ही 36,000 हो गई, खत्म। अब आप ये 36,000 यूनिट एक साथ नहीं लेते हो, आप 6 इंस्टॉलमेंट में लेते हो, मीन्स हर बार आप कितने 6,000 लेते हो। तो आइडियली इधर है ना, आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स दे दिए है, ए डिवाइडेड बाई क्यू दे दिया है। कितना है, ए कितना है 36,000, क्यू कितना है 6,000, 36,000 डिवाइडेड बाई 6,000 करके 6 दे दिया। आर यू गेटिंग? तो ये 6 क्या है, 6 लिखा है, वो क्या है, ए डिवाइडेड बाई क्यू है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? चलो आगे बढ़ता हूँ। ईच यूनिट कॉस्ट ₹1, हर एक यूनिट 1 रुपए का है। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 25 रुपए। मीन्स आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है बच्चों, 25 रुपया है। तो इसको मैं ओ बोल सकता हूं, ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 25। ओके, द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। अब इधर हम क्या करेंगे, कैरिंग कॉस्ट 25%, सॉरी 20% है, बट किसका, तो ये 1 रुपए का, ये 1 रुपए में हमने बाय किया ना, तो 1 रुपए का कितना, 20%, 20 पैसा होता है, 20 पैसा, तो वो हमारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हो जाएगा। अब फाइंड क्या पूछा है, देखो, फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी। मींस अभी की पॉलिसी क्या है, 6,000 यूनिट ऑर्डर करने का हर बार। हियर क्यू क्या है, 6,000, बट आगे पूछा है हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग ईओक्यू। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर फॉलो करोगे तो कितने रुपए बच सकते हैं। अब ये आपको सेकंड नंबर की वैरायटी आ गई। फर्स्ट वैरायटी थी सिंपल सम, प्लेन सम, जो हमने पहले 2 सम किए। नाउ दिस इज मेथड नंबर 2। इसमें क्या आएगा, यू विल कंपेयर योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी विद द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पॉलिसी, और उसमें आपको कॉस्ट कंपैरिजन करना है कि भाई ये दोनों में से कौन सी पॉलिसी से मेरी कॉस्ट कम आएगी। आर यू गेटिंग दिस? अब कैसे प्रेजेंट करेंगे ये सम को, तो देखिएगा, ये सेकंड सम को शांति से देखिए, मैं प्रेजेंट करता हूं आपके सामने। मींस एग्जांपल नंबर 3 है आज का सेकंड सम। चलो, तो लेट अस सी दिस सम। कैसा प्रेजेंटेशन है देखिएगा ध्यान से। यहाँ क्या है, कंपैरिजन है। चलो, तो ये मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। चलो सब लोग देखिए शांति से, थर्ड नंबर का सम। ओके, अब है ना, एक बार शॉर्टली में मेरे माइंड में आपके एंगल से जो चूहे दौड़ रहे हैं ना कि जल्दी जल्दी ईओक्यू ढूंढ ले वगैरह के, तो वो मैं बता देता हूँ। अंडर रूट ऑफ 2 AOC ऐसा करके, अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 25, 25 क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये रही,
एंड डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट 1 का 20% दैट इज 0.2 कर लो तो ईओक्यू ढूंढ लो तो कितना आता है 3000। अब हमारी पॉलिसी क्या है 36,000 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स हमारा क्यू कितना है 6000 और ईओक्यू कितना आता है। तो देखो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी ईओक्यू से अलग हो रही है, क्लियर है, हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी ईओक्यू से अलग हो रही है। अब हमको देखना है कि अगर हम ईओक्यू फॉलो करते हैं तो हम पैसे कितने बचा सकते हैं, और अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम कितना ज्यादा पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उस एंगल से हमको सम को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले ये सम की रिक्वायरमेंट क्या है, ये दो चीजें समझनी, ये जो ईओक्यू ढूंढा और Q इज इक्वल टू 6000 वो भी हमको ढूंढ के देना है। तो पहले हम ये दो काम करेंगे फिर कंपैरिजन करेंगे। तो जरा देखो आंसर की शुरुआत से पहले आप समझो कि सम आप पढ़ रहे हो तो उस हिसाब से एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट्स, तो ये इसको मैं ए बोल देता हूँ। फिर ये 6 इंस्टॉलमेंट्स उसको A डिवाइडेड बाई Q बोल देता हूँ। फिर कॉस्ट ₹1 इसको मैं प्राइस बोल देता हूँ। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹25 तो उसको मैं O बोल देता हूँ। कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ यूनिट वैल्यू तो इसको मैं C बोल देता हूँ। C कितना आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 20%। ठीक है, समझते समझते ऐसा हम लिख देंगे, अगर आपके पास पैम्पलेट हो तो ऐसा लिख के ही करोगे आप, बराबर है। अब सॉल्यूशन में आते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में मैं क्या करता हूं, पहले लिखता हूं वर्किंग नंबर 1, एग्जिस्टिंग क्वांटिटी, ordered in each order which is nothing but A divided by Q, बराबर है। अब सॉरी एक मिनट, यहां मैं क्या लिखूंगा A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम। सर ये क्या लिख रहे हो, एक्चुअली ये फॉर्मूला है एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स की, जरा देखो तो ध्यान से। एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स उसकी फॉर्मूला क्या है A डिवाइडेड बाय Q है। अब यहां मैं ये Q लिख रहा हूं, मीन्स ये वाला Q मैंने इधर लिखा है। अब आप सोचो इसको मैं इधर ले जाऊं तो Q इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएगा, तो वही चीज मैंने इधर लिखी। अगर सपोज ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो टेंशन मत करो, आपको जो आता है ये वाला तो आता है ना फॉर्मूला एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स की, वो फॉर्मूला लिख दो उससे भी आ जाएगा। देखो तो एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय, यहां मैं लिखता हूं क्वांटिटी ऑर्डर्ड इन ईच ऑर्डर, ऐसा तो लिख सकता हूं कि नहीं, ये तो हमको मालूम है जिसको हम शॉर्टली क्या बोलते हैं Q, बराबर है। चलो अब है ना पहले ये ढूंढते हैं, ये वर्किंग का पार्ट है जरूरी है। अब एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स 6 दे दिए हैं, यहां मैं लिखूंगा कि इट इज गिवन, बराबर है। ए क्या है भाई, तो 36,000 यूनिट्स एंड ये क्यू हमको चाहिए, इसको मैं शॉर्टली क्यू लिख सकता हूँ ना। तो अब मैं क्या करूंगा क्यू इज इक्वल टू 36,000 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज क्यू इज इक्वल टू 6,000। अब ये क्यू का मीनिंग क्या है, एग्जिस्टिंग क्वांटिटी विच वी आर ऑर्डरिंग इन ईच ऑर्डर, इसको मैं शॉर्टली क्या लिखूंगा एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ यूनिट्स to be ordered in each order। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग स्थिति मालूम पड़ी। अब हम कुछ नया सीखे, ये ईओक्यू साइंटिफिक मेथड है, तो भाई ईओक्यू के हिसाब से ये कितना होना चाहिए, आपका अभी मालूम पड़ गया कि आप 6,000 करो, बट हमने अभी ढूंढा है कि 3,000 आना चाहिए।
तो अब वो वाला वर्किंग करेंगे, वर्किंग नंबर 2। ठीक है, और बाद में मैं कंपैरिजन लिखता हूँ। चलो, वर्किंग नंबर 2 में मैं क्या लिखूंगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ 2AO/C, जिसके अंदर A, O एंड C का मीनिंग लिखना है। अब आप है ना ट्राई ये करना कि ये ए का फुल फॉर्म मेन प्रेजेंटेशन में आना चाहिए, एनुअल नंबर ऑफ सॉरी एनुअल कंजम्पशन, और ये हमको कितना दिया है? 36,000 यूनिट्स। आपको क्या लिखना है ऊपर? ए इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन, फिर नीचे लिखना है 36,000, फिर ओ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वो कितनी दी है हमको? 30 है या 20 है? देख लेते हैं अभी। भाई 25 रुपया है। ओके, 25। तो ये 25 रुपया है। चलो हमने लिख दी। तीसरा क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज। परचेज प्राइस 1 है और कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज कितने थे? 20 थे ना, तो 0.20 बराबर है। ये हमने कर लिया काम। अब चलो, अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 होल डिवाइडेड बाय व्हाट? 0.20। कितना आ गया? 3,000 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारा ईओक्यू कितना आया? 3,000 यूनिट्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जबकि हम ऑर्डर कितना कर रहे हैं? 6,000। अब हमको देखना है, दो क्वेश्चन के जवाब दे सकता हूं। एक तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में मैं कितना ज्यादा देता हूं वो मैं बता सकता हूं। उसी को अलग तरीके से पूछे तो अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी की जगह में ईओक्यू फॉलो करूं तो कितना बचा सकता हूं? ठीक है, कितना अभी ज्यादा देता हूं, दैट इज वन काइंड ऑफ ए क्वेश्चन। ऐसा पूछने का एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर इसकी जगह हम ईओक्यू फॉलो करें तो हम कितना बचा सकते हैं। आर यू गेटिंग? चलो, तो अब देखो, अब हम हमारे मेन आंसर पे आते हैं। हमारा मेन सवाल ही ये देखो, find the total annual cost of existing inventory policy, and दूसरा how much money you can save by using EOQ। तो दो क्वेश्चन है इधर। ये पहला एग्जिस्टिंग पॉलिसी की टोटल कॉस्ट ढूंढो, और दूसरा EOQ की वजह से कितना बचता है वो ढूंढो। अब ऐसे जब भी क्वेश्चन आए EOQ और एग्जिस्टिंग पॉलिसी का कंपैरिजन, तो बच्चों मेरा माइंड बड़ा फिक्स है। मैंने ऐसे एग्जांपल्स की दो कैटेगरी बनाई। पहली कैटेगरी ये कि जिसमें कहीं भी परचेज प्राइस में डिस्काउंट वगैरह चीज नहीं दी। यहाँ देखो 1 रुपए की परचेज प्राइस है, कहीं भी डिस्काउंट ऑफर या ऐसा कुछ लिखा है नहीं। तो ये वाली वन कैटेगरी। एंड दूसरी वाली ये कैटेगरी कि जहां आपको विदाउट डिस्काउंट दिया है। दूसरा सम कैसा हो सकता है? जहां डिस्काउंट दिया। बराबर है, जब आपको ईओक्यू से एग्जिस्टिंग पॉलिसी को कंपेयर करना हो तो वैसे सम दो कैटेगरी के हो सकते हैं। एक में क्या दिया होता है कि डिस्काउंट दिया होता है, दूसरे में डिस्काउंट नहीं दिया होता है। तो इसमें ये वाला डिस्काउंट ना दिया हो ऐसी स्थिति है, तो उसका सोल्यूशन करने के लिए हमको क्या फॉलो करना है? तो ये एक मेरा स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, इसको आप फॉलो कीजिए। क्या करना है? यहां टाइटल लिखेंगे अ स्टेटमेंट शोइंग सिंपल सा स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, बस इतना ही लिखेंगे। और यहां लिखेंगे कि भाई एग्जिस्टिंग पॉलिसी और यहां लिखेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आर यू गेटिंग? तो ये हम डिफरेंस लिख रहे हैं। चलो अब देखो, एग्जिस्टिंग पॉलिसी एक तरफ है, ईओक्यू दूसरी तरफ है। चलो, यहाँ आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो।
अब है ना, जब भी ये वाले सम होंगे जहां डिस्काउंट नहीं होगा, वहां ये पर्टिकुलर्स में दो मुद्दे लिखने हैं हमको। पहला मुद्दा क्या लिखना है? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये लिखना है, क्योंकि पॉलिसी की टोटल कॉस्ट ढूंढनी है। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी की टोटल कॉस्ट में एक कंपोनेंट क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। दूसरा एक कंपोनेंट क्या है? कैरिंग कॉस्ट। तीसरा भी एक कंपोनेंट है, परचेज कॉस्ट। 1 रुपए का परचेज प्राइस है ना, वो भी है। बट जब डिस्काउंट देते हैं ना, तो वो एनुअल कॉस्ट डिफर होता है। सपोज यहाँ 36,000 यूनिट की एनुअल रिक्वायरमेंट है और हर एक यूनिट 1 रुपए में मिलता है। मैं एग्जिस्टिंग पॉलिसी फॉलो करूं या ईओक्यू फॉलो करूं, मेरे को वो यूनिट तो 1 रुपए में ही पड़ेगा। तो सालाना 36,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर मैं लिख भी देता हूं कि भाई एनुअल परचेज कॉस्ट, तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी की भी 36,000 इंटू 1 एंड ईओक्यू में भी 36,000 इंटू 1 आएगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द कॉस्ट बट विच इज नॉट डिफर बिटवीन दिस टू प्लान, दैट इज व्हाई आई एम नॉट राइटिंग द सेम। ठीक है, दोनों में सेम है, दोनों में 36,000 आएंगे ही आएंगे, तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं। बट जब डिस्काउंट आए ना, तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो होगी और दूसरी तरफ ईओक्यू वाली पॉलिसी होगी। अब उसमें ईओक्यू के अलावा की जो पॉलिसी है वो डिस्काउंट वाली पॉलिसी होगी, दैट इज एग्जिस्टिंग। तो वहां हम परचेज प्राइस में डिस्काउंट का इफेक्ट देख पाएंगे। सो दैट इज वाई वो वाले सम आएंगे ना, तो ये पर्टिकुलर्स में एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एंड तीसरा आएगा एनुअल परचेज कॉस्ट। वो वाले सम कौन से? जहां डिस्काउंट देंगे। जहां डिस्काउंट नहीं है तो वहां ये दो लिख को काम खत्म। तो अब जरा देखो, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है भाई? ए डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय ओ। एनुअल कैरिंग कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है? क्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय सी। बराबर है। अब चलो ढूंढो, एग्जिस्टिंग पॉलिसी में हम क्या करेंगे? 36,000 को 6,000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने ढूंढ लिया है वर्किंग नंबर 1 में कि हर बार हम 6,000 यूनिट ऑर्डर करते हैं। एंड फिर उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी हमारी? 25 रुपया ना। 25 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6 इंटू 25 150। अब ईओक्यू में कितना आएगा? 36,000 डिवाइडेड बाई 3,000। सो 12 बार ऑर्डर करेंगे। 36,000 डिवाइड बाई 3,000 मीन्स 12 ऑर्डर्स। अब ये 12 ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय हर एक बार 25 रुपया ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ये कितना हो जाएगा? 3,000, सॉरी 300। ये 150 है तो 300 हो गया। ओके, अब कैरिंग कॉस्ट ढूंढते हैं। कैरिंग कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है? क्यू डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई सी। अब क्यू कितनी है इधर? 6,000। इधर क्यू कितनी है? ईओक्यू में 3,000। क्यू का मीनिंग क्या होता है? क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इन ईच ऑर्डर। तो यहाँ क्यू कितना लिखेंगे? क्यू एग्जिस्टिंग में कितना है? 6,000, जबकि यहाँ क्यू कितना है ईओक्यू में? 3,000। चलो अब इस हिसाब से जाओ तो, अब 6,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एवरेज 3,000 यूनिट आएंगे। 3,000 मल्टीप्लाइड बाई वो कैरिंग कॉस्ट कितनी थी? ये 20 पैसा 0.20 कितना आएगा? अब देखो, ये मैं पक्का बोल देता हूं कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी ईओक्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट सेम नहीं है। जबकि ईओक्यू में मैं कुछ ना लिखूं ना तो भी मैं जवाब लिख देता हूं कि जवाब तो 300 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट 300 है तो कैरिंग कॉस्ट भी 300 ही बनेगी। बट चेक करते हैं कि भाई 3,000 को मैं 2 से डिवाइड करूं, एवरेज किया 1,500। 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 0.20 करो तो आ रहा है ना। तो टैली, कंसेप्ट टैली, प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया। अब आप यहाँ नंबर सी लिखना, सॉरी नंबर 3, टोटल कॉस्ट। सीधा सीधा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट 1 + 2 कितना आएगा? इधर 600 एंड 150 750। यहाँ कितना आएगा? 300 + 300 600। अब है ना दो सवाल के जवाब। पहला सवाल ये कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी से मैं कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, बोलो तो 150 रुपया एन्युअली। कैसे सर? देखो, मैं एग्जिस्टिंग पॉलिसी की टोटल कॉस्ट ढूंढता हूँ तो 750 आ रही है, जबकि ईओक्यू से करता तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आती? 600। तो मैं बताऊं दो सवाल। पहला सवाल कि एग्जिस्टिंग में मैं कितना ज्यादा पे कर रहा हूँ, तो 150 रुपया। एंड दूसरा सवाल, अगर ईओक्यू फॉलो करूँ तो कितना बचा सकता हूँ, वो भी 150। सेम ही है, एक ही चीज पूछने के दो अलग तरीके। जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? फेब्रुआरी। मार्च के पहले कौन सा आता है? फेब्रुआरी। अल्टीमेटली फेब्रुआरी ही लाना है जवाब, बट पूछने के तरीके अलग है। ऐसा इधर है, बराबर है। एग्जिस्टिंग पॉलिसी की एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी, दैट इज वन क्वेश्चन। एंड ईओक्यू से मैं कितना बचा सकता हूँ कंपेयर टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी, दोनों का सेम जवाब आएगा। तो यहाँ जवाब क्या आता है? 150 रुपया। ये दोनों का गैप कितना है? 150। तो यहाँ मैं कंक्लूजन लिखूंगा, दो जवाब, आंसर 1
कि भाई टोटल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी इज इक्वल टू ₹750 और यहां मैं क्लियरली लिखूंगा कि भाई ये 750 में आई डिडेंट कंसिडर द परचेज कॉस्ट, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख ही देता हूं एक्सक्लूडिंग परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर? एंड दूसरा, ये पहला जवाब आ गया। अब दूसरे में क्या पूछा था कि ईओक्यू फॉलो करने से हम कितना बचा पाएंगे, ऐसा था ना क्वेश्चन, क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट, क्या पूछा था, एक मिनट देख लेते, पढ़ लेते। हाउ मच, सॉरी ये तो दूसरा है, हाँ ये वाला है, हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग ईओक्यू। तो ये मैं बताता हूं, बाय यूजिंग EOQ policy, economic order quantity policy, we can save ₹150 per annum। कैसे? तो ये 750 माइनस 600, ये दोनों का डिफरेंस। आर यू गेटिंग? ये 150 रुपए का डिफरेंस है, वो बचा पाओगे। क्लियर हो बच्चों? प्रेजेंटेशन जो पूछा उसका जवाब उन्हीं की भाषा में। ओके, पूरा सम कैसे दिखता है, बर्ड आई व्यू देख लो इसका। देखो यहां से चालू हुआ था ये सम, बराबर। सबसे पहले हमने क्या किया, एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट इज क्यू, सॉरी क्यू ढूंढ लिया अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी का, फिर ईओ क्यू ढूंढा, फिर ये स्टेटमेंट में कंपैरिजन किया, फिर लास्ट में ये दोनों जवाब 1 बाय 1 लिखे। प्रेजेंटेशन स्टाइल समझ में आ रहा है सभी को? जिस सीक्वेंस में उन्होंने पूछा उसी सीक्वेंस में हमने जवाब दिया, और जवाब देने से पहले जो हमारे बेसिक वर्किंग जरूरी थे वो हमने कर लिए। पहला जरूरी क्या था कि क्यू ढूंढने का, एग्जिस्टिंग क्यू 6000। दूसरा जरूरी क्या था, ईओ क्यू ढूंढने का, क्योंकि वो भी नहीं दिया था, तो वो दोनों हमारे वर्किंग्स माने जाएंगे। एंड हमारा मेन जवाब तो कंपैरिजन था, बराबर है। तो चलो अब क्या करना है आपको, तो खींच मेरी फोटो, एक फोटो खींचना। इसका, मेरा नहीं, ये जवाब का। अब वन मोर सम। अब बच्चों ये सम जो है तीसरा वाला, इसमें थोड़ा वेरिएशन किया है उन्होंने। क्या वेरिएशन किया है बताता हूं। वैसे करना तो आपको ये चौथा वाला सम, 4th नंबर का, जरा देखिएगा। मैंने बाजू में एच लिखा है, ये एच का मीनिंग क्या होता है, होमवर्क। जवाब भी दिया है, बट थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये वो वाला सम, ऐसा ऐसा है ना। मैं समझाऊंगा और आपको आज तो अभी ही करना है ना। वैसे मैं होमवर्क में देता हूं, बट आज अभी कर लो। देखो समझाना पड़ेगा, समझो अब सब लोग। XYZ company buys in lots of 500 boxes, which is a 3-month supply। पहले तो समझ लो ये क्या है। हम बाय कर रहे हैं, बाय द वे, सो दैट इज रॉ मटेरियल की बात हो रही है। कितना बाय कर रहे हैं, यहाँ क्वांटिटी की जगह या केजीज की जगह बॉक्सेस है, सो दैट इज रॉ मटेरियल का एक मेजर यूनिट मेजरमेंट है, बॉक्सेस। 500 यूनिट बाय कर रहे हो या 500 बॉक्सेस बाय कर रहे हो, बट क्या इज ए 3-month सप्लाई। उसका मीनिंग क्या कि भाई ये 3 महीने में हम 500 बॉक्सेस बाय कर लेंगे, मीन्स यूज कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। तो ऐसा तो साल में कितनी बार करना पड़ेगा, 4 बार। तो फिर यहाँ ए डायरेक्टली नहीं दिया है, देखो यहाँ 3 महीने का कंजम्पशन दिया है 500। अभी तक के सम जो भी 3-4 हमने देखे उसमें ए दे दिया होता था, अनडिस्प्यूटेड ए होता था, इधर ए ढूंढने का सम। तो ये वन मोर वेराइटी आ गई कि वेयर ए इज नॉट गिवन, बराबर। ये वेराइटी का अगर मेरे को नाम फिक्स करना हो तो क्या, तो भाई यहाँ ए नहीं दिया है, बट ए ढूंढने की हिंट दी है। कैसे, क्वार्टरली आप मीन्स एवरी 3 मंथली आप 500 यूनिट कंज्यूम करते हो, तो उसका मीनिंग एनुअली आप कितने 2000 यूनिट कंज्यूम करते हो, 2000 बॉक्सेस। ठीक है, तो ये आपका पहला वर्किंग होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी? चलो दूसरा,
तो कॉस्ट पर बॉक्स इज 125 रुपीज, 125 रुपए में एक बॉक्स आता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 150, मींस ये हमारा ओ हो गया, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ये 125 क्या है, परचेज प्राइस है, उसको वो परसेंटेज से मल्टीप्लाइड करके हम क्या ढूंढेंगे, सी ढूंढेंगे, कैरिंग कॉस्ट। तो चलो, द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ यूनिट वैल्यू, यूनिट वैल्यू मींस परचेज प्राइस। यहाँ यूनिट वैल्यू का मीनिंग क्या है, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितनी है, 125, 125 का 20% करो तो कितना आता है, 25। तो 25 मेरा क्या आ गया, सी। मेरे पास ओ आ गया 2000, मेरे पास ओ आ गया 150, मेरे पास सी आ गया 25। चलो कैलसी पे ईओ को ढूंढ लो। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 150 डिवाइडेड बाय 25, उसका अंडर रूट। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 150 डिवाइडेड बाय 25, जो भी आए उसका अंडर रूट। कितना, 155, अराउंड 155। सर ये अराउंड 155, तो उसको राउंड ऑफ कर देने का, क्या करने का, जितना आया ना 2 डिजिट तक लिखने का। मीन्स 154 पॉइंट कितना आ रहा है, 991 या 92, तो इतना लिखने का, पहले इतना लिखने का 154.91 या 92 जो भी है, एंड फिर उसको अप्रोक्सीमेट करके, मीन्स आपका जवाब ऐसा आएगा, देखो 154.91 या 92 ऐसा आएगा। उसके बाद अप्रोक्सीमेट करके 155, अप्रोक्सीमेट का साइन कुछ ऐसा होता है ना, मैं जरा मूड में ऐसा कर लेता हूँ, बराबर। तो ऐसा अप्रोक्सीमेट साइन करके बाद में 155 लिखिएगा। आर यू गेटिंग? चलो फिर आगे। अब क्या पूछा है, टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी। मींस अभी जो हम हर क्वार्टरली 500 मंगवाते हैं, मींस हमारा अभी का क्यू क्या है, 500। क्यों? क्योंकि हर बार 3 महीने में 500 यूनिट मंगवाते हैं, तो ये मेरा पॉलिसी है, सालाना 4 बार मंगवाता हूँ 500। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी की कॉस्ट ढूंढ लो, उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट का टोटल करना है। फिर आगे देखो, हाउ मच मनी कुड बी सेव्ड बाय एम्प्लॉइंग ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करके आप कितने रुपए बचा सकते हो। लग रहा है जो तीसरा समय उसके जैसा ही ये वाला समय। आर यू गेटिंग? क्या प्रिफर करोगे, अभी करना या घर पे करना? आप बोलो, ऐसा करूं, करोगे घर पे करोगे? चलो तो फोटो खींचो इसकी, सवाल की फोटो। हाँ सवाल की। आपको एक्चुअली पैम्पलेट कल मिलेगा, आज मेरा थोड़ा रह गया है पैम्पलेट का प्रिंटिंग, कल आपको पैम्पलेट मिल जाएगा इसका। एक्चुअली वो हाथी घोड़ा बैठा ना इसके साथ, इसके लिए रह गया है। बाकी पैम्पलेट तो रेडी है, उसके अंदर वो सब चीजें रिवाइज और ये सब लिखना है ना, उसके लिए बाकी है। चलो तो ये 4th नंबर आप करोगे होमवर्क में, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, 5वां सम। भाई ऑनलाइन जो है ना, किसी का माइक चालू है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट वाले सम पे। कौन सा है सर? 5वें नंबर का सम क्या है, देखो तो भाई, द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 3200 यूनिट। तो ये तो ए दिख रहा है 3200। चलो आगे, द यूनिट कॉस्ट इज 6, दैट इज परचेज प्राइस 6 रुपया है, ओके। इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 25%, तो 6 रुपए का 25% कर दो। 6 का 25% कितना आता है, 1.5 रुपया, 1.5। द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग वन, अरे एक मिनट, ये क्या है, द यूनिट कॉस्ट इज 6 एंड इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट 25%। इफ कॉस्ट ऑफ वन अच्छा बच्चा, बराबर है वो 6 मल्टीप्लाइड बाय 25% बराबर है 1.5 रुपया। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मीनिंग होता है परचेज, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर। तो इट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिस इज ओ। 150 रुपया क्या है, ओ। कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट मीन्स क्या, एक बार जब आप ऑर्डर देते हो, प्रोक्योर करना मीन्स बाय करना, तो जब एक बार खरीदते हो तो वो खरीद करते समय इतना खर्चा होता है, तो इसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट मानेंगे। क्यों सर इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट? क्योंकि आगे यूनिट कॉस्ट 6 रुपया ऑलरेडी दे दी। सो बाय अप्लाइंग अवर इंटरप्रिटेशन, हमको ये 6 रुपया परचेज प्राइस दिखेगा, ये 25% उसका करेंगे तो 1.5 रुपया कैरिंग कॉस्ट दिखेगा, और ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 रुपया दिखेगा। अब क्या ढूंढना है, देखो ईओक्यू ढूंढो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर ढूंढो, टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। देखो टाइम गैप वाला समय आया पहला,
तो चलो अब इसमें आपको काम करना है, आपको ईओक्यू ढूंढना है, आपको एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स ढूंढने हैं। चलो ये दो काम आपको करना है, मैं अभी आपको देता हूं काम करने का, आप करो। चलो भाई एक और सम हमारा हो गया, अब छठे नंबर का सम क्या है ये, 6 नंबर। वाह, डिस्काउंट आया, कंपैरिजन वाला सम, सेकंड वैरायटी। मैंने बताया था ना ईओक्यू एंड एग्जिस्टिंग पॉलिसी का कंपैरिजन, उसमें दो वैरायटी है, एक में विदाउट डिस्काउंट, ये विद डिस्काउंट। छठा सम है ना विद डिस्काउंट वाला है। तो चलो अब ये वैरायटी देखते हैं। छठे सम को ध्यान से देखिएगा सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीवन। A company manufactures a special product which requires a component alpha. मीन्स जरा समझो कि इसमें रॉ मटेरियल क्या है और फिनिश गुड्स क्या है। इसको उठा लेता हूं पहले जरा, तो मैं लिखने का थोड़ा मेरे को मजा आए। चलो देखो सब लोग, ऑनलाइन वालों दिख रहा है ना प्रॉपरली। चलो देखो, यस सर। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को हम समझते हैं थोड़ा। क्या लिखा है देखो, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट। ये स्पेशल प्रोडक्ट को वो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फिनिश गुड्स बोलूंगा। विच रिक्वायर्स अ कंपोनेंट, उसको क्या चाहिए, वो बनाने के लिए कंपोनेंट चाहिए। कंपोनेंट को मैं क्या बोलूंगा, रॉ मटेरियल। तो अल्फा क्या है, रॉ मटेरियल। और हम जब ईओक्यू की बात करते हैं तो हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं, नहीं कि फिनिश गुड्स की। तो अब हमारा पूरा ओरिएंटेशन सम में किस पे रहने वाला है, अल्फा पे। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे। तो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2012। ये 2012 का पर्टिकुलर्स दिया है आपको। चलो एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा। अब यहाँ तो क्लियर बोल दिया है सर, अल्फा का ही डिमांड। मींस डिमांड शब्द समझ के आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डिमांड फिनिश गुड का होता है, बट यहाँ क्लियरली बोला है अल्फा, जबकि अल्फा क्या है, मेरा रॉ मटेरियल है। तो जब मैं एनुअल रॉ मटेरियल की डिमांड बोलता हूं तो उसका मीनिंग इसी को मैं एनुअल कंजम्पशन बोल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये मेरा क्या है, ए। फिर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये मेरा क्या है, ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा 400 रुपए में मिलता है, जिसका कैरिंग कॉस्ट कितना है, 20%। तो मेरे को सी कितना मिलेगा, 400 का 20%, मीन्स कितना है, 80। चलो, कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4%। अब यहां हमको क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर हो रहा है भाई। बट कब, प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4000 एट ए टाइम। मीन्स आपको एक साथ 4000 यूनिट ले लेना। अब बोलो सालाना 8000 यूनिट की जरूरत है, उसकी आधी क्वांटिटी अभी से ले लो, है ना। पूरे साल में कितने पोटेटोज चाहिए आपको, सर साल का मिला के सपोज 200-300 किलो चाहिए, तो 300 150 किलो अभी ले लो। पूरे साल की खरीदी का आधा अभी ले लो, तो मैं 4% डिस्काउंट दे देता हूँ। चलो, अब हम ईओक्यू क्यों फॉलो करते हैं भाई, कॉस्ट कम करने के लिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। बट यहाँ तो एक तीसरी कॉस्ट भी आ गई आपके सामने, वो क्या है, परचेज कॉस्ट। और हमारा सीधा बचता क्या है, परचेज कॉस्ट। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम जब कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो भाई एग्जिस्टिंग कॉस्ट एंड ईओक्यू के टोटल कॉस्ट, उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट तो लिखेंगे, साथ साथ में तीसरा हम लिखेंगे परचेज। ये वाले सम में दो चीजों को बड़े ध्यान से समझना है। उसमें पहले ये परचेज प्राइस हमारे आंसर में लिखना है, ये तो हमको पहले से मालूम। बट दूसरी चीज क्या है मालूम, ये कैरिंग कॉस्ट डिपेंड करता है परचेज प्राइस पे। ये 20% है ना, वो किसका है, 400 का है। 400 क्या है, परचेज प्राइस। अब जब ये परचेज प्राइस पे डिस्काउंट ऑफर हो, मीन्स 400 में से 4% हटा दो, 16 रुपया डिस्काउंट मिले,
तो अब मेरे को वो चीज कितने में मिलेगी 384। तो अब वो 20% जब हमको करने का तो 384 का करने। आर यू गेटिंग? तो ये वाले सम में आपको कैरिंग कॉस्ट भी वापस से ढूंढनी पड़ेगी डिस्काउंट प्रपोजल। तो ये एक मुद्दा नया है। अब पहले तो मैं कर लेता हूं ये कैलकुलेशन कैसे करना है सब बता देता हूं, फिर है ना मैं एक टेक्निकल फॉल्ट आपको बताऊंगा एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट। एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट उसको पढ़ने से कोई लेन देन नहीं, आपको तो मैं अभी बताऊं वैसा ही लिखना है, प्रेजेंटेशन में जो बताऊं वैसा ही करना है, क्योंकि सालों से यही सिस्टम चालू हो रही चल रही है। बट एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो इसका ल्यूफॉल, एक खामी है इसके अंदर, वो मैं बताऊंगा, बट लास्ट में बताऊंगा, हमारा ये पिक्चर खत्म हो जाए ना उसके बाद। तो चलो सबसे पहले आंसर कैसे लिखेंगे, क्या पूछा है, क्या पूछा है, कुछ पूछा है इधर, क्वेश्चन बोलो क्या है सर, ईओक्यू ढूंढना है ऐसा पूछा है, बोलो तो। नहीं। आपको ऐसा पूछा है कितने रुपए बचेंगे, नहीं, कुछ पूछा ही नहीं है। तो करना क्या सर, तो जवाब लिखने का, ईओक्यू का है सवाल, ये तो हमको मालूम पड़ा। तो यहाँ आपको ईओक्यू एंड एग्जिस्टिंग पॉलिसी का कंपैरिजन इनडायरेक्टली पूछा है, भले लिखा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग पॉलिसी दैट इज वो डिस्काउंट वाली, एंड दूसरा है ईओक्यू जो विदाउट डिस्काउंट, ये दोनों का हमको कंपैरिजन करना है, बराबर है। तो चलो सबसे पहले वर्किंग के तौर पे मैं ईओक्यू ढूंढ लेता हूं इधर। वर्किंग नंबर 1 क्या लिखेंगे, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्या फॉर्मूला होगी, अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन C, जिसमें ए का मीनिंग क्या होगा, ओ का मीनिंग क्या होगा और सी का मीनिंग क्या होगा। ए का मीनिंग होता है एनुअल कंजम्पशन, जो कितना है, ये एनुअल डिमांड, तो 8000 यूनिट्स। आइडियली तो आपको वो लिखना है, बट अब हम थोड़ा स्पीड में आ जाते हैं, एग्जाम में आपको ऐसा लिखना है ना। अब ओ का मीनिंग है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो कितना है ₹200 पर ऑर्डर, ऐसा ही लिख देना है। कैरिंग कॉस्ट के बारे में थोड़ा अलग से लिखना है, कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, तो ₹400 मल्टीप्लाइड बाई 20%, तो कितना आता है ₹80 पर यूनिट पर एनम, 80 पर यूनिट पर एनम। बराबर। अब यो क्यों ढूंढो, अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 8000 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइडेड बाय व्हाट 80। चलो कितना आता है 200 यूनिट्स। तो ये आपका पहला वर्किंग हो गया। बट वो तो कितना बता रहे हैं, आप 4000 यूनिट ऑर्डर करो एक साथ, 200 की जगह कितना 4000। तो चलो अब हम करते हैं अ स्टेटमेंट शोइंग इवेल्युएशन ऑफ डिस्काउंट प्रपोजल, ऐसा टाइटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अ स्टेटमेंट शोइंग इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मीनिंग क्या होता है, एक प्रकार से लॉजिकल कंपैरिजन। तो इवेल्युएशन ऑफ डिस्काउंट प्रपोजल एंड ईओक्यू, बराबर, ये दोनों का इवेल्युएशन करते हैं। चलो टेबल तो कैसा बनेगा आपको आइडिया है ही, कैसा टेबल बनता है। तो टेबल में तो हम सीधा सीधा पर्टिकुलर्स एग्जिस्टिंग या सॉरी पर्टिकुलर, फिर 4% डिस्काउंट एंड ईओक्यू, ऐसे 3 बनाएंगे। क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स 4% डिस्काउंट एंड यहाँ लिखेंगे ईओक्यू। अब है ना एक क्लैरिटी इधर पहले से कर देते हैं कि यहाँ 4% डिस्काउंट में क्यू कितना है 4000 और ईओक्यू में क्यू कितना है 200 यूनिट्स, बराबर है। अब मैं लिखूंगा पहला
एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला क्या है भाई, A डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय O। अब बताओ एनुअल कितना है रिक्वायरमेंट, 8000 डिवाइडेड बाय 4000 ऑर्डर करेंगे Q, दैट इज 2 ऑर्डर होंगे, मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है भाई ये सब में, तो ऑर्डरिंग, अरे भाई धीरे धीरे, हाँ 200 थी, ये रही, तो चलो 200 लिखते हैं, कितना आता है 2 इंटू 200 दैट इज 400, इधर कितना आएगा 8000 डिवाइडेड बाय 200 मीन्स कितने ऑर्डर आएंगे पहले तो ये बताओ, 40 ऑर्डर आएंगे, मल्टीप्लाइड बाय हर एक ऑर्डर की 200, 40 इंटू 200, 8000 रुपीज। ओ हो, देखो हमने तो कितना बचा दिया, 8000 के सामने सिर्फ 400 रुपया ऑर्डरिंग कॉस्ट, लो कितने बचाए 7600। बट अभी देखते हैं, है ना, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, देखो नंबर बी, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है, Q डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय C। चलो Q कितना है भाई, 4000 है, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2000, मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट हमने कितनी ढूंढी थी, अरे एक मिनट यहाँ नहीं लिख पाऊंगा मैं, यहाँ लिख पाऊंगा 200 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 80, क्योंकि EOQ पे ये 80 है, तो चलो 100 इंटू 80 8000, ये तो हमको मालूम ही था कि 8000 ही आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट EOQ पे तो सेम रहती है, आ गया। बट यहाँ फर्क पड़ेगा, यहाँ कैसे जरा समझो ध्यान से, यहाँ मैं बताता हूँ कि भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट सॉरी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे ढूंढा जाता है, तो परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वो 20% है, बट परचेज प्राइस कैसी है सर, तो परचेज प्राइस में है 400, बट उसमें से 4% तो मेरे को क्या मिल जाता है डिस्काउंट, तो 400 में से 4% हटा दो, 16 हट गया, 384 है, 384 का 20% करो तो 76 पॉइंट, तो यहाँ 80 की जगह क्या आ गया 76.8, अब मल्टीप्लाइड बाय 2000 करो, 1,53,600, देखो इधर 400 ही हुए, बट इधर देखो 8000 के सामने जलवे तो देखो 145 प्लस ज्यादा है ना, 1,45,000 से ज्यादा, सोचो। बट अभी भी एक और चीज है जो हमको देखनी है, जिसका नाम है एनुअल परचेज कॉस्ट, है ना, कंपटीशन बराबर है, ये क्या होगा A मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस पर यूनिट। अब मेरे को बताओ एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 8000 की, मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस कितनी है 400 रुपया, तो कितना हो जाएगा 32 लाख, अरे सॉरी 400 में से यहाँ तो डिस्काउंट आएगा ना 384, तो 400 इंटू सॉरी 400 माइनस 4% मीन 384 इंटू 8 लाख कितना आता है, सॉरी 8000 कितना आता है 30 लाख 72,000, जबकि इधर कितना आता है 8000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड कितना 400 मीन्स कितना 32 लाख, कितने बचे भाई इधर 1,28,000 रुपया बचे, आर यू गेटिंग द डिफरेंस। तो अब चलो, अब ये सब का टोटल करना पड़ेगा, आपको आपको करना है, मेरे पास कैलसी तो है नहीं, पहले का टोटल बता दो, तब तक थोड़ा मैं डेकोरेशन कर लेता हूँ, एक मिनट, हाँ भाई एक मिनट, लिखता हूँ। चलो टोटल कॉस्ट कैसे आता है, इट इज A प्लस B प्लस C, करो पहले में कितना आया 32,26,000, इधर कितना है 32,16,000, फिर भी बच रहा है भाई EOQ में, देखो 10,000 बच रहा है, तो यहाँ मैं कंक्लूजन लिखूंगा जो उन्होंने पूछा नहीं है, बट मैं लिखूंगा EOQ
sorry, discount proposal should not be accepted मेरे को बताओ EOQ वाले में टोटल कितना आता है 32,16,000, जबकि डिस्काउंट में कितना आता है 32,26,000। तो कौन सा बेटर है? 32,16,000 वाला बेटर है, कम वाला। तो डिस्काउंट प्रपोजल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट रिजल्ट्स इनटू एक्स्ट्रा टोटल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट या एक्स्ट्रा टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज कितना है 10,000। कैसे? तो 32,26,000 में से मैं 32,16,000 माइनस करता हूँ। आर यू गेटिंग एवरीवन? तो ये वाला सम क्या था? EOQ का एंड डिस्काउंट प्रपोजल का कंपैरिजन वाला सम।